हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक रोज़ अहमद घर आए तो बताया कि आज रात का खाना पड़ोसी हमारे घर खाएंगे। कौन से पड़ोसी? मैंने हैरान होकर पूछा। आप मुझको बताए बगैर दावत भी दे आए। दावत देनी थी तो 2 दिन पहले बताते, कुछ बंदोबस्त भी तो करना होता है। मैंने एक सांस में इतना कुछ के डाला। कहने लगे, घबराने की बात नहीं, हमारा पड़ोसी मशहूद मेरे बचपन का दोस्त है, इसको ये कोठी मैंने ही दिलवाई है। बस सादा सा खाना बना दो। तुम बच्चों में मसरूफ थी तो मैंने बताया नहीं, खुद ही दावत दे आया। 1-2 दिन तो खाना यूं भी पड़ोसियों को देना चाहिए। अभी उनका किचन ठीक नहीं हुआ, कल ही तो शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी एक सांस में मेरी सारी बातों का जवाब दे दिया और इसी वक्त जाकर दावत का सामान भी खरीद कर ले आए। मशहूद साहब की उम्र 40 के लगभग थी, जबकि बीवी उनसे आधी उम्र की यानी 20 साल की थी। नाम आयमा था। मशहूद भाई तहम्मुल मिजाज थे, वही ज्यादातर बातें करते रहे, जबकि गुफ्तगू के दौरान आयमा खामोश रही। वो खामोश जरूर थी लेकिन अफसरदा नजर आ रही थी। इनके जाने के बाद मैंने अहमद से पूछा कि उम्रों का इतना फर्क क्यों? वो बोले, मशहूद ने शादी अब की है। क्या ये उनकी दूसरी शादी है? नहीं, पहली है। इसकी वजह यह है कि उनके वालिदैन इसके बचपन में हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इस वक्त मशहूद सिर्फ 9 बरस का था। तभी इसके नाना घर ले आए कि उनके सिवा कोई करीबी रिश्तेदार सहारा न दे सकता था। नाना की मोहब्बत पाकर मशहूद तो संभल गया, लेकिन इसकी मम्मानियों को इसका घर में रहना बोझ लगता था। इन औरतों को इसका रहना ठीक नहीं लगता था कि कहीं ससुर साहिब अपनी जायदाद में नवासे को हिस्सादार न बना ले। नाना इसको पढ़ाई के साथ हुनर भी देना चाहते थे कि वो उनके बाद किसी का मोहताज ना रहे। लिहाजा शाम को अपने एक दोस्त की वर्कशॉप पर बिठा दिया था कि मशहूद अच्छा मैकेनिक भी बन जाए। वो इसको एक मजबूत इंसान के तौर पर देखना चाहते थे। मशहूद ने तालीम भी हासिल की और साथ में वो एक काबिल मैकेनिक भी बन गया। इसने गाड़ियों का काम अच्छे तरीके से सीख लिया था। जल्द ही इसको एक अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। एक दिन झगड़ा हो गया क्योंकि ममनिया नहीं चाहती थी कि वो अब घर में रहे। वो कमाई करने लग चुका था। घर में रोज का झगड़ा खत्म करने की खातिर उसके नाना ने दिल पर पत्थर रखकर नवासे को रुखसत कर दिया। इस रोज पहली बार मशहूद को एहसास हुआ कि वो दुनिया में तन्हा है, ताहम उसे किसी किस्म का खौफ न था। वो इस काबिल हो गया था कि दुनिया का मुकाबला कर सके। वो किराए का कमरा लेकर रहने लगा। इसकी आदत थी हर काम तवज्जो और दिलजमी से करता था। लिहाजा दफ्तर में उसकी ये आदत तरक्की की वजह बनी। इसकी जल्द तरक्की बदखाहों को एक आंख न भाई। दफ्तरी रकीबों ने साजिश करके उसे दफ्तर से निकलवा दिया। इसके पास कुछ रकम थी और हुनर भी था, बस किराए पर छोटी सी दुकान ले ली और औजार खरीद कर गाड़ियों का काम शुरू कर दिया। दिनों में उसकी दुकान मशहूर हो गई और बहुत सा काम मिलने लगा। इसी हिसाब से आमदनी भी रोज बढ़ने लगी। जिंदगी की बका की जंग लड़ते हुए इसको एहसास भी ना हुआ कि गुजरते दिनों की धूप बालों में चांदी बनकर उतर आई है। जब एहसास हुआ वक्त गुजर चुका था, इसने एक बड़ा गैराज ले लिया। अपना कारोबार भी ठीक कर लिया। अब इसके बहुत से शागिर्द थे और ये अपने दफ्तर में बैठकर हुक्म देता और उसके मुलाजिम काम करते थे। जब फिक्र माश से आसूदा हो गया तो घर बसाने का ख्याल आया, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसके मिजाज और उम्र के मुताबिक लड़की तलाश करता। इतनी दौलत कमा लेने के बावजूद अभी तक वो एक कमरे के किराए के मकान में ही रह रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम दोस्त इसको मजबूर करते रहे कि वो शादी कर ले। वो खामोश हो जाता। एक दिन जब मैं इससे मिलने गया, वो कुछ खामोश सा था। वजह पूछी तो कहने लगा, कल मैं गैराज से वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो बहुत परेशानी के आलम में जा रही थी। इसे कोई होश न था। इसे देखा तो बस देखता रह गया। वो मेरी नजर के मेयार पर पूरी उतरी है। अब सोच रहा हूं कि कैसे इसका पता मालूम करूं और उसके हालात से वाकिफियत हासिल करूं। इसकी कैफियत अजब थी। जितनी देर उसके पास बैठा रहा, वो इसी लड़की के बारे में बात करता रहा। वो मुस्तकिल इस लड़की को हासिल करने की उलझन में गिरफ्तार था। मेरे सिवा किसी को नहीं बताता था कि मसला क्या है। एक दिन इसने बताया कि आज मेरा फिर इस लड़की से सामना हो गया है। मैंने इसको सलाम किया। वो मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट में बड़ी थकन थी, मगर मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी।
आज मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन वो मेरे पास आया और इसरार करके अपने साथ ले गया। इस जगह जहाँ से वो लड़की रोज मुकर्रर वक्त पर गुजरती थी, सो हम उसके पीछे गए। करीब ही इसका घर था। इसका घर मालूम करके मेरा दोस्त बड़ा खुश था। दरअसल वो बुरी नीयत से इसका पीछा ना कर रहा था, शादी करना चाहता था। मैंने समझाया कि अपनी मुलाजमा को इसके घर भेजकर पहले हालात तो मालूम कर लो। मशहूद ने बात मान ली। इसकी मुलाजमा समझदार और जहां दीदा थी, वो इस लड़की के घर गई और बातों बातों में कुछ हालात मालूम कर लिए। लड़की ने बताया कि इसके माँ बाप वफात पा चुके हैं और वो अपने मामू के पास रहती है। मामा इसका नशा करता है और वो खुद स्कूल टीचर है। सारी तनख्वाह मामा ले लेता है, रकम ना दे तो मारने पर आ जाता है। लड़की का नाम आयमा था। बहुत शाइस्ता थी। इसने तमाम बातें मशहूद को बताएं। मशहूद ने इसे समझाया कि अम्मा रहमा, तुम मेरी हर बात उसे साफ साफ बता दो, फिर इसका फैसला पूछ लेना, जो वो कहेगी वैसा कर लेंगे। यूं मुलाजमा की वजह से मशहूद की मुलाकात आयमा से हो गई। लड़की भी खरी और साफ गो थी। इसने बताया कि मामा जी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेशक वो मुझसे तनख्वाह ले लेता है, लेकिन भेड़ियों के इस जंगल में मैं मामा जी की वजह से महफूज हूँ। उनके घर को छोड़ दो तो कहाँ जाऊंगी। मशहूद ने भी अपने बचपन से लेकर अब तक के तमाम हालात आयमा को बता दिए और कोई बात पोशीदा ना रखी। आयमा को मशहूद अच्छा लगा। यूं उन्होंने बाहम रजामंदी से शादी का फैसला कर लिया। वो दोनों आपस के सलाह मशवरे से कुछ सामान खरीद रहे थे कि आयमा के मामा जी ने उनको साथ शॉपिंग करते देख लिया और वो आयमा को बुरा भला कहता हुआ अपने साथ घर ले गया। आयमा ने अगले रोज बताया कि घर ले जाकर मामा जी ने बहुत मारा। इसने हर बात उनको बता दी है। अब अगर शादी होगी तो उनकी मर्जी से ही होगी। आपको उनसे मुलाकात करनी होगी और मामा जी को राजी करना होगा। दूसरे रोज मशहूद ने अपनी मुलाजमा को मामा के पास भेजा। मैं कुछ शराइत पर आयमा को तुमसे शादी की इजाजत दे सकता हूँ। मशहूद मुलाजमा के हमरा इस शख्स से मिला। इस आदमी ने कहा कि 2 शर्तें हैं, पूरी कर दो तो मैं अपनी भांजी का रिश्ता दूंगा। अव्वल, जिस घर में हम रहते हैं ये गिरवी है, इसका पैसा भरकर गिरवी से छुड़ा दो। दूसरी शर्त यह है कि आयमा अगर शादी के बाद मुलाजमत जारी रखेगी तो आधी तनख्वाह मेरे गुजारे के लिए मुझे देगी। अगर मुलाजमत नहीं करेगी तो तुमको हर माह गुजारे लायक खर्चा मुझको देना होगा, क्योंकि मैं कमाने से कासिर हूँ। मशहूद ने दोनों शर्तें खुशी से मान ली। यूं उनकी शादी हो गई। कुछ माह बाद ही मामा जी को लगा कि रकम कम है। वो मशहूद के सर हो गया कि खर्चे में इजाफा कर, पूरी नहीं पड़ती है। मशहूद ने रकम बढ़ा दी। इसके बाद तो इस बंदे को रकम बटोरने की आदत पड़ गई। वो थोड़े थोड़े दिनों बाद रकम मांगने आ जाता। मामू की इस हरकत पर आयमा को अपने शौहर से शर्मिंदगी होती। वो मना करती कि अब और रुपए इनको मत दो, मगर वो बीवी के कहने की परवाह न करता और रकम दे देता। वो जिस कदर उसकी जरूरतें पूरी कर रहा था, इस शख्स के मुतालबे बढ़ते ही जा रहे थे। आखिरकार मशहूद तन आ गया। इसने वो घर फरोख्त कर दिया और हमारे घर के बराबर वाला बंगला खरीद लिया है। अहमद ने यहाँ तक बात खत्म करके कहा कि अब तुम आयमा भाभी से मुलाकात करती रहना। इसकी शादी को 1.5 साल हुआ है और वो अकेले इतने बड़े घर में रहने से घबराती है। मुलाजमा तो अपने कामों में लगी रहती है। यूं मैं अक्सर इससे मिलने चली जाती। आयमा अपने घर में बहुत खुश थी, लेकिन कभी कभी वो बुझी बुझी और उदास लगती। एक दिन में गई तो देखा कि आयमा ने मैले कपड़े पहन रखे हैं। मैंने वजह पूछी तो बोली, किसके लिए अच्छा लिबास पहनूं? मशहूद को तो अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं है। वो ज्यादा वक्त अपने गैराज को देते हैं। घर आते हैं थके मांदे, मेरी जानिब तवज्जो ही नहीं करते। मैंने इसे समझाया, मशहूद भाई नेक हैं, पुख्ता उम्र और सुलझे हुए, हर वक्त तुम्हारे पीछे फिरते और मोहब्बत जतलाने को ठीक नहीं जानते होंगे। मोहब्बत तो इंसान के दिल में होती है, बाकी हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम बदगुमानी में ना पड़ो। मेरी बातें आयमा ने खामोशी से सुनी मगर कुछ ना बोली। काफी दिनों बाद मैं दोबारा इसके पास गई। वो पहले से भी ज्यादा बुझी बुझी थी। इस बार उसने मशहूद के बारे कोई बात ना की। इसके बाद मैंने मशहूद भाई से बात की। इनसे कहा कि आप आयमा का ख्याल रखा करें। वो सारा दिन अकेली घर में पड़ी आपका इंतजार करती रहती है और अब रात को आकर सो जाते हैं। इसको कहीं घुमाने फिराने भी लेकर नहीं जाते।
उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और उसके बाद वो हर जुमा को उसे बाहर घुमाने फिराने लेकर जाने लगे। शादी को 5 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ अभी तक कोई बच्चा ना हुआ था। एक दिन अहमद बहुत परेशान घर में दाखिल हुए, कहने लगे, क्या तुम आयमा भाभी के पास जाती हो? तुमने वहाँ कोई खास बात नोट की है? मैंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं देखी, सब मामूल के मुताबिक था। क्या कोई परेशानी वाला मामला है? कहने लगे, हाँ, परेशानी वाला मामला तो है। मशहूद जैसा समझदार और साबिर आदमी बीवी को तलाक देना चाहता है। वो बहुत परेशान है। तुम जरा आयमा भाभी के पास जाओ और पता करो क्या बात है। दूसरे दिन मैं आयमा के पास गई। वो बनी ठनी और बहुत खुश नजर आ रही थी। हल्के मेकअप में ज्वेलरी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस रूप में आयमा को देख मैं खुश हो गई कि वो फिर से अपने घर में खुश नजर आ रही है। पिछले दिनों तो बहुत बदहाल लगती थी। अभी वहां बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गैराज से लड़का रोटी लेने आया है, मुलाजमा ने बताया। मैंने देखा कि आयमा के चेहरे पर रौनक आ गई। वो टिफिन उठाकर खुद दरवाजे पर आस लड़के को खाना देने चली गई। जब काफी देर हो गई तो मैं उठकर जाने लगी, तभी मुलाजमा ने मुझे कहा, जरा ठहरिए, मैं जाकर देखती हूँ। मुलाजमा ने मुझे रोक लिया और खुद दरवाजे की तरफ चल दी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। अब समझ में आया कि कुछ और मामला है और मेरे शौहर क्यों परेशान थे। जरा देर बाद मुलाजमा आ गई, इसके चेहरे पर घबराहट थी। मैं जाने को हुई, दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आयमा अंदर आ गई। इसरार करने लगी कि बैठो, मगर मैंने माजरत कर ली कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और मुझको देर हो रही है। शाम को अहमद आए तो मैंने उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया और पूछा कि क्या मामला है। वो बोले, पिछले दिनों मशहूद ने कारोबार बढ़ाया तो इसको संभालने के लिए एक नौजवान की जरूरत थी। उन्होंने फरहान नामी लड़का मुलाजिम रख लिया। वही दुकान से रोज खाना लेने आता, कुछ दिनों से देर कर देता था। उन्होंने पूछा क्यों देर हो जाती है। फरहान ने जवाब दिया कि जब मैं जाता हूँ खाना तैयार नहीं होता, घर से मुझे इंतजार करने को कहा जाता है तो मैं वहां इंतजार करने बैठ जाता हूँ। मशहूद को कोई शक ना हुआ। इसने घर आकर मुलाजमा से पूछा। वो बोली, साहिब जी, खाना तो वक्त से पहले तैयार हो जाता है, जब लड़का आता है टिफिन तैयार होता है। ये बात मुलाजमा ने इस वक्त कही जब आयमा वॉशरूम में थी। मशहूद को आयमा पर तो शक ना हुआ, लेकिन मुलाजिम उसकी नजर में मशकूक हो गया कि वो खाना लेने के बाद कहीं अपने किसी काम से निकल जाता होगा। 2-3 बार की तंबीह के बावजूद लड़के को आने में ताखीर होती रही तो मशहूद ने सोचा मालूम तो करूं क्या मामला है। उन्होंने जब इसका पीछा किया, देखा कि इसकी बीवी टिफिन हाथ में लिए घर से बाहर निकली और पास बनी बैठक में चली गई जहां फरहान बैठा था। मशहूद काफी देर बाहर इंतजार करता रहा। आधे पौने घंटे के बाद इसकी बीवी बैठक से घर में गई और लड़का बाहर निकलकर गैराज की तरफ रवाना हो गया। मशहूद ने अब भी आयमा पर शक न किया। वो समझा कि तमाम औरतों की तरह मेरी बीवी भी मेरी जासूसी में लगी है, तभी इससे मालूमात कुरेदने को यह तरीका इख्तियार कर लिया है। इसने बीवी को तो कुछ न कहा, मगर मुलाजिम को हिदायत की कि अगर मेरी बेगम तुमसे मेरी बाहर की सरगर्मियों के बारे अहवाल लेने की कोशिश करे तो इससे बात करने की बजाय मुझको आगाह कर देना, और इससे अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुलाजिम समझ गया कि अब इसका बैठक में रुकना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा इसने आयमा को आगाह किया और दोनों ने मुलाकात का एक और रास्ता ढूंढ लिया। घर से करीब एक रेस्टोरेंट था। आयमा मुकर्रर वक्त पर वहां चली जाती और टिफिन देने के बहाने दोनों थोड़ी देर बैठकर चाय पीने की आड़ में मुलाकात कर लेते, जबकि इसने मुलाजमा को सख्ती से मना कर दिया कि साहिब को इसके बाहर जाने का नहीं बताएगी। अब आयमा बहुत बदल गई थी। इसका बनाव सिंगार उसकी नई सोच की चुगली खा रहा था। एक दिन मशहूद कोई पुर्जा लेने बाजार गया। वापसी में उसने सोचा घर का चक्कर लगा लूं और खाना भी घर आकर खा लूं। वो गाड़ी में था। जो ही उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी, इसने फरहान को वहां से निकलते देखा। इसके हाथ में खाने का टिफिन था। उसने सोचा ये बदबख्त शायद यहाँ बैठकर पहले खुद मेरे खाने पर हाथ साफ करता है और बाद में बचा हुआ खाना गैराज ले आता है, तभी इसको देर हो जाती है। मशहूद रेस्टोरेंट में गया। फरहान से पहले ही आयमा जा चुकी थी। इसने वेटर से पूछा, अभी जो नौजवान टिफिन हाथ में लिए बाहर निकला है, क्या वो यहाँ बैठकर टिफिन से खाना खाता है? इसने कहा, नहीं साहब,
ये लोग रेस्टोरेंट से ही कुछ न कुछ लेकर खाते हैं और काफी पीते हैं। कितने लोग होते हैं? 2-3। इनके साथ एक औरत भी होती है। वो 5 मिनट पहले आ जाती है और उनके यहाँ से निकलने से 3 मिनट पहले निकल जाती है। मशहूद के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अब इसको टोह लगी कि देखो इस बात की तह में किया है। अगले दिन वो मुकर्रर वक्त से 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। आयमा और फरहान टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आयमा ने जो मशहूद को देखा, घबरा गई। मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट में अपना तमाशा बनाना मुनासिब ना समझा। बीवी को कहा, घर चलो। वो कमाल ज़ब्त से इसको खामोशी के साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आया और आते ही आयमा ने शोर मचा दिया। मुझको तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो बीवी से कुछ पूछता, आयमा ही इस पर बरस पड़ी। वो बोला, अभी तो मैंने तुमसे कुछ बात नहीं कही और तुम तलाक मांगने लगी, जबकि पहले तुम कहती थी कि मैं तुम्हारे घर से मरकर ही निकलूंगी और अब ये बात कह रही हो। हाँ, तब हालात और थे, लेकिन अब मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मैं कैद तन्हाई से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है सिसक सिसक कर मर जाना। इससे तो अच्छी शादी से पहले थी। स्कूल जाकर 2 सहेलियों से बात तो कर लेती थी। घर में तो अब मुझे लगता है कि मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि अम्मा रहमा से हुई थी कि सारा दिन मुलाजमा ही का मुंह देखती रहती हूँ। मशहूद ने इसको डांट कर चुप करा दिया। इस वक्त तो वो चुप हो गई, लेकिन दिल से अलहदगी का ख्याल नहीं निकाला। तभी रोज रोज का झगड़ा रहने लगा। जिंदगी का मजबूत बंधन एतिमाद के आईने में अक्स सब्त करने का नाम है। ये अक्स बिगड़ जाए तो एतबार का आईना भी चिकनाचूर हो जाता है। तभी प्यार का बंधन भी टूट जाता है। अब मशहूद का यह हाल कि वो रोज कर्ब की आग में सुलगता। इसके रात दिन कांटों पर बिसर हो रहे हैं, मगर तलाक का फैसला नहीं कर पा रहा, जबकि आयमा तलाक लेने पर मिस्र है। मशहूद जानता था जब वो गैराज में होता है, इसकी बीवी फरहान से मुलाकात करती है, तभी वो कर्ब का शिकार है। अहमद ने कहा, मैंने मशहूद को बहुत समझाया कि वो तुमसे उम्र में कम है और ये इसका जज्बाती फैसला है। कुछ दिन ठहर जाओ, वो तुमसे तलाक लेकर पछताएगी। वो मेरी वजह से रुका हुआ है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मैंने हालात का अंदाजा कर लिया और कहा, अहमद आप इनको ना रोकिए, क्योंकि आयमा अब उनके घर में ना ठहरेगी। फरहान ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। वो अब मशहूद भाई से वफा ना करेगी। बेहतर है कि मशहूद भाई इसको तलाक दे दे, वरना वो खुदा ना खास्ता उनको नुकसान ना पहुंचा दे। चंद दिन में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आयमा और मशहूद का अकाउंट मुश्तरका था। उसने फरहान के साथ मिलकर नकदी और जेवरात और घर के कागजात और कीमती चीजें गायब कर दी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। आखिरकार मशहूद भाई ने इसको तलाक दे दी कि जिंदगी उनके लिए अजाब हो गई थी। वो अब इस मकान और इस शहर में नहीं रह सकते थे। चुनांचे उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कोठी और गैराज फरोख्त कर दिया। इस बात को चंद माह गुजरे थे। सुबह उन्होंने जाना था। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आयमा खड़ी थी। इसकी हालत खराब थी। उसने मशहूद भाई को बताया कि फरहान ने सारा माल हथिया लिया और उसको बेआसरा करके भाग गया है। बोली, अब जैसे अच्छे शौहर को छोड़ने की सजा मुझे मिल गई है। मामा भी घर फरोख्त करके कहीं चला गया है। मैं कहाँ जाऊं? मशहूद ने इसको बिठाया और खुद होटल में सोने चले गए। ये कहकर कि अब तो हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है, तुम इस घर में रहो। मैंने अभी घर खरीदने वाले को कब्जा नहीं दिया है, दूसरे शहर चला जाऊंगा। आयमा रोकती रह गई, वो ना रुके। रात भर वो सोचते रहे। सुबह तक उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया। वो घर वापस आए कि आयमा को मुआफ करके इससे दोबारा निकाह कर लेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयमा ने नाउम्मीद होकर अपनी जान ले ली थी और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। काश वो ही सुबह तक इंतजार कर लेती तो मशहूद भाई इसको दोबारा अपना लेते, लेकिन तकदीर को यही मंजूर था कि बेवफा को इसके किए का अंजाम मिले। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।